नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ये सत्र राज्यसभा के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये उच्च सदन का 250वां सत्र है। आज राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और राम जेठमलानी समेत दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। सदन के इस 250वें सत्र को और खास बनाने के लिए विशेष चर्चा रखी गई, जिसका विषय था भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका और भविष्य की दिशा। इस चर्चा में सदन के सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव रखे। चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे राज्यसभा को हमेशा सपोर्टिव हाउस बने रहने की जरूरत है। इससे पहले रविवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 1952 में अपनी स्थापना के बाद से उच्च सदन ने देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में योगदान करते हुए लंबा सफर तय किया, लेकिन अभी भी सही कामकाज की दिशा में मीलों जाना बाकी है। उन्होंने पिछले 67 वर्षों के दौरान उच्च सदन की यात्रा का लेखा जोखा देते हुए कहा, 1952 में अस्तित्व में आने के बाद से राज्यसभा हमारे देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक अभिन्न अंग रहा है। तो राज्यसभा के भविष्य के मीलों के सफर को लेकर आज हुई चर्चा को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ संजय सिंह जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट से। संजय जी स्वागत है आपका। केवी प्रसाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून से। सर स्वागत है आपका। और पीडीटी आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व महासचिव लोकसभा से। आप सभी का स्वागत। आचार्य जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से। आज 250वें सत्र की शुरुआत, और उस शुरुआत में एक चर्चा का रखा जा रहा जो कहीं ना कहीं भविष्य की दिशा की ओर काम करता हुआ दिखाई देता है। इस चर्चा को आप कैसे देखते हैं सर? खैर, ये जो अवसर है बहुत बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। तो 250 सत्र कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें राज्यसभा का जो इतिहास है उसका नेचुरली उसका रिव्यू होगा, और जो उनके जो माइलस्टोन से आप जैसे आपने कहा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और देश के जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में राज्यसभा का योगदान क्या रहा है, इन चीज़ों की समीक्षा हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा महत्वपूर्ण अवसर है जब हम पार्लियामेंट का जो कार्य जो एक्टिविटीज़ है अभी तक की, तो उसकी पूरी तरह से एक समीक्षा करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ये इसका मेरे ख्याल से इसका इम्पोर्टेंस है। केवी प्रसाद सर, असल में आज जब सेशन शुरू हो रहा था उससे पहले जिस विषय की हम बात करें, जिसपे चर्चा हुई, कई मुद्दे सामने आए और लगातार अपने अपने अंदाज में सभी ने कई बातें की। लेकिन सर, आपका अनुभव क्या कहता है, असल में कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो आज के समय में राज्यसभा की इस भविष्य की दिशा को तय करने के लिए बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ऐसे कुछ चंद मौके आते हैं जब सदन अपने आप, जैसे कहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहिए हमें। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका होता है कि जब आप शांत होकर खुद की अपने काम का आंकलन कर रहे हैं। जब आंकलन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्या खामियां रह गई हैं, क्या हम कर सकते हैं बेहतर। पिछले 70 साल 72 साल का जो इतिहास रहा है, या 1952 से माफ़ कीजिएगा, जो इतिहास रहा है उसके ऊपर टिप्पणी की अलग अलग वक्ताओं ने। लेकिन जो समस्या आज है और उसमें जैसे कहा है, इसकी प्रासंगिकता के में लोग सवाल उठाते कई बारी कि सेकंड चैम्बर के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नियोजन, आज ही नहीं कई बारी बीच बीच में उठता रहा है। और अगर आपका उल्लेख करूँ, देखें, आज भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक लेख लिखा एक अखबार में, जिसमें उन्होंने इसकी प्रासंगिकता भी समझाई कि कैसे इसके ऊपर बनाया गया है। लेकिन अब जो दूसरी बात जो निकल के आज के डिबेट के दौरान, वो ये कि जितना कार्य तेज़ी या गति से करना चाहिए उसमें कैसे गति लाई जाए। विरोध अपनी जगह है, विपक्ष की अपनी जगह है, सत्ता पक्ष की अपनी जगह है, तो सब मिलके कैसे इसको आगे करें और सबसे कम समय बर्बाद हो किसी वजह से, ये एक मतलब ठोस तरीके से है। लेकिन सवाल दूसरा भी आता है कि क्या ये सिर्फ एक
ऐसा चैम्बर तो नहीं कि सिर्फ कानून ही पास करे, क्योंकि उसमें एक प्रावधान ये भी है, और आज के वक्ताओं ने इस बात का भी जिक्र किया था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो सबसे पहले चेयरमैन रहे हैं सब इसके, उन्होंने कहा ये चैम्बर डेलिब्रेटिव भी है। मतलब आप और मैं इसका एक संज्ञान अगर दूं कि अमेरिका में जो सेनेट है उसमें जब शुरुआत हो गई तो उसे कहते हैं सेनेटेरियल सॉसर, कि जब आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से बिल पास करा के ले आते हैं एक अपनी जब शक्ति के आधार पर संख्या बल के, तो उसको ठंडा करो, जल्दबाजी में कोई कानून या कोई भी ऐसा पारित ना हो ताकि जिसे कहते हैं कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तो कई सारी हैं चीज़ें इसमें जुड़ती हैं, बट जैसे मैंने कहा ये बहुत सार्थक रहती है इस तरह की, जब सदन खुद अपने आप का काम का आंकलन कर रहे हैं। संजय जी, जिस बात का जिक्र प्रसाद सर कर रहे हैं उसी तरफ इशारा उपराष्ट्रपति महोदय ने भी किया अपने सुझाव में। उन्होंने कहा कि देखिए समय बर्बाद ना हो, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 60 से 70 दिन कम से कम ये तय हो टॉपिक के हिसाब से, विधेयक के हिसाब से, विषय के हिसाब से, कि हम इतना समय कम से कम एक साल में दे पाएं। सर, दोनों चीजें मैनेज करना कितना जरूरी हो जाता है जब हम राज्यसभा के भविष्य की दिशा तय करने की बात करते हैं? देखिए, एक तो इस समय अच्छी बात यह है कि जिस समय राज्यसभा इस चीज़ को डिलिबरेट कर रहा है, चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं उन्होंने काफ़ी लंबा समय राज्यसभा में गुजारा है। हर व्यक्ति जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जरूरी नहीं कि उसने राज्यसभा में बड़ा वक्त गुजारा हो। और प्रणब मुखर्जी भूतपूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने आज एक लेख लिखा, उन्होंने लगभग 30 साल राज्यसभा में गुजारे हैं और उस बारे में उन्होंने लंबा जिक्र किया है कि कैसे आया। और जिस चीज़ का हम कह रहे हैं कि जो प्रसाद जिसका जिक्र कर रहे थे कि हाउस का जो फंक्शन है लेजिस्लेटिव और डेलिबरेटिव दोनों ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कोई चीज़ राज्यसभा से आती है, मेजॉरिटी जो इलेक्टेड मेजॉरिटी है जिस चीज़ को पुश करती है, यहाँ आने पे क्या उस पर विचार होता है। हमने अभी जैसे आज प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक बिल का जिक्र किया, उसके बाद उसमें संशोधन हुए, फिर आया, फिर पास हुआ, फिर लोकसभा से उसको पास करवाना पड़ा, फिर यहाँ आया, फिर से पास हुआ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। बीच में क्या हुआ था कि एक दौर आया जिसमें मतलब सांसदों ने भी राज्यसभा की प्रासंगिकता पे सवाल उठाया, क्योंकि वहाँ आकर के और एक समय में ये भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा कहा गया कि टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड जो है वो भी एक सवाल उठा। वो उस दौर के बाद हम एक केस दौर में पहुंचे हैं जहां राज्यसभा अगर आप पिछला सत्र देख लीजिए तो बहुत सारा कामकाज राज्यसभा में हुआ, लोकसभा में भी काफ़ी काम हुआ, राज्यसभा में काफ़ी काम हुआ। तो एक जो है राज्यसभा माना जाता है, या डिबेट्स के मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा है जहां डिबेट का लेवल राज्यसभा में काफ़ी हाई होता है, जो एक्सपेक्टेड भी राज्यसभा से हर समय नहीं होता, ये भी बात सही है। तो क्या राज्यसभा की वो जो सैंक्टिटी है कि अपर हाउस है, यहाँ ज़्यादा वो मैच्योर लोग आ रहे हैं, स्टेट के भी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, वो चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि नहीं। जैसे प्रधानमंत्री ने वो जो चेक्स एंड बैलेंसेज में बैलेंस और ब्लॉकेड के बीच का बैलेंस की जिस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया, या उन्होंने कहा कि ये सेकेंडरी हाउस नहीं सेकेंड हाउस वो होना चाहिए, या उन्होंने जो एनसीपी और बीजेडी का एक जिक्र किया वो भी काफ़ी उसका है कि प्रधानमंत्री के तौर पे जब वो आते हैं तो देश के नेता के तौर पे वो बोल रहे हैं। और आज का पर्टिकुलरली एक ऐसा मौका था जिसमें हर सदस्य से एक बाई पार्टिजनशिप की एक्सपेक्टेशन थी। वहाँ प्रधानमंत्री एनसीपी और बीजेडी का एग्जाम्पल देते हैं। तो एक समय है जिस पे वो चर्चा होगी, सार्थक चर्चा आज भी हुई है, और उस चर्चा से मुझे लगता है कि कहीं बीच में जा कर के एक जब आदमी खुद से बात करके जब सामने रखता है तो उसका एक सोबरिंग इफेक्ट होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में राज्यसभा इस सत्र में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बिल्स वो लाइंड अप हैं, चर्चाएं भी उस तरह की लाइन अप है, तो अच्छी चर्चा, सार्थक चर्चा वो होगी। ठीक है, सार्थक तस्वीर सदन में देखने को मिलेगी, उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आचार्य साहब, उपराष्ट्रपति महोदय ने यह भी कहा, देखिए आपको अनुशासन की जरूरत है, आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, और कहीं ना कहीं उस जो अनुशासन है उसको सुनिश्चित करना बहुत तय है। और इसी आत्म अनुशासन का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने भी किया, जैसा कि अभी खुद संजय जी भी कह रहे थे कि उन्होंने बीजेडी का जिक्र किया, एनसीपी का जिक्र किया, कि असल में हम खुद वो पहले फॉलो करें और इस तरह से अनुकरणीय उदाहरण पेश करें। सर, वाकई इतना मुश्किल है क्या जो ये नहीं हो पाता है? इसको इस लेवल पे काम करने की कितनी ज्यादा जरूरत दिखाई देती है आपको हाउस के अंदर? देखिए, जो चेयरमैन साहब ने जो कहा है अनुशासन के बारे में, ये तो राज्यसभा पर लागू होता है, लोकसभा पर लागू होता है, हर हाउस पर लागू होता है।
अनुशासनहीनता के कई उदाहरण होते हैं, हमने देखे हैं कई सालों से। तो लेजिस्लेचर में जो अनुशासनहीनता होती है वो एक बहुत बड़ी समस्या है असल में, लेकिन उसमें मैं कहता हूँ कि सारे लोग दोषी है उसमें, हर पार्टी अच्छा, उसमें दोषी है, रूलिंग पार्टी भी और अपोजिशन भी। अगर ये रूलिंग पार्टी और अपोजिशन तय करें कि अनुशासन लाना है और लोग ये अनुशासनहीनता है जो दिखाई दे रही है उसको ख़त्म करना है तो हो जाएगा वो, लेकिन वो तय नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स आता है। पॉलिटिक्स आने की वजह से ये इस तरह की अनुशासनहीनता जिसकी तरफ इन्होंने जिक्र किया है ये रहती है, ये ख़त्म नहीं होती। और ये जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इन्होंने असल में कई बार इस तरह की बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है और काफ़ी इन्होंने पहल भी की है, मैं ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि इनके भाषण वगैरह अक्सर आता है, पेपरों में रिपोर्ट होता है। तो हाउस की जो प्रॉब्लम्स है कोई ना कोई प्रॉब्लम की तरफ उनका इशारा होता है, क्योंकि वो फील करते हैं स्ट्रांगली। ऐसे जैसे प्रश्न प्रसाद ने कहा है वो काफ़ी समय तक वो रहे हैं हाउस में, तो इन्होंने देखा है और उनका अपना तजुर्बा है, तो उसके आधार पर वो कहते हैं। लेकिन अनुशासन लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाली कहने से नहीं होता। तो हर पार्टी को ये सोचना चाहिए कि अपने लोग अनुशासित रहे हाउस में, उनका बिहेवियर आचरण ठीक रहे, ये सब तो हर एक पार्टी को तय करना होता है। लेकिन प्रसाद सर, जैसा कि हम जिक्र पहले भी कर रहे थे कि समय बहुत ज़ाया हो जाता है, मामले लंबे लटके रहते हैं, उन पे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती, फिर वो भंग हो जाती है, फिर लोकसभा जाते हैं, फिर वो प्रक्रिया दोबारा से होती है। सर, इस तरफ इशारा किया जाता है और खुद उपराष्ट्रपति महोदय ने भी ये कहा कि असल में देखिए इस तरह की रवायत को बदलने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को सदन में पहुँचाया जाए जो सही पृष्ठभूमि से आते हों, जिनकी एक अच्छी बैकग्राउंड हो और जो कम से कम इस संजीदगी को समझ पाते हों। सर, इस थॉट ऑफ प्रोसेस पे कितना काम करने की जरूरत है और कितना व्यवहारिक दिखाई देता है? सर, सवाल तो ये है कि एक तो राज्यसभा में जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है जिसका जिक्र संजय ने भी किया, वो वाकई हमेशा उच्च स्तर कर रहा है। उसकी वजह यह है दो, एक तो समय ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, क्योंकि अगर लोकसभा में 543 हैं, यहाँ करीब 245 ही लोग हैं, तो आधा तकरीबन तो समय का उनके पास ज़्यादा रहता है कि उसमें जो भी डिबेट और डिस्कशन करते हैं वो आराम से अपनी विस्तार में अपनी बात रखते हैं। और अक्सर ये इनको एक दूसरा इसका संज्ञान कहा जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स, कि भाई पढ़े लिखे लोग भी हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, बुद्धिजीवी भी हैं अलग, और ख़ासकर जो 6 हमारे नुमाइंदे नॉमिनेट होके आते हैं राष्ट्रपति की तरफ से, वो अलग अलग वर्गों को या अलग अलग विशेष अपनी योगदान के लिए वहाँ पे उनको भेजा जाता है। तो वो लोग अपनी एक्सपर्टीज़ जो कि पब्लिक लाइफ में है या अपने निजी ज़िंदगी में जो तो वो लेके आते हैं। ऐसे लोग जब सदन में चर्चा करते हैं, लोग सुनते हैं। और मेरे को अभी भी याद है, एक बारी पुरानी बात है, एक सिक्योरिटी के ऊपर डिबेट चल रही थी और उस वक्त हमारे भूतपूर्व सेना अध्यक्ष मेंबर थे हाउस के, उनको टाइम मिला था लेकिन कम, तो लेकिन सब मेंबरों ने कहा नहीं, इनको टाइम ज़्यादा दीजिए, क्योंकि ये उस मुद्दे पे बोल रहे हैं जिनका उनको व्यक्तिगत अनुभव है और भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे हमारे, तो इनको ज़्यादा इस चीज़ की, तो लोग भी सुनना चाह रहे थे उनको। तो ऐसा भी इससे है। रहा सवाल व्यवधान पढ़ने का, व्यवधान जैसे आचार्य साहब ने भी कहा, ये एक राजनीति का एक हथियार बन गया है हमारे, और चाहे कोई विपक्ष में रहा हो या सत्ता पक्ष में, ये मतलब पार्टियाँ इधर उधर होती हैं, जिनको बहुमत मिलता है वो सत्ता पक्ष है, जिनको नहीं मिला वो विपक्ष में बैठते हैं। ये लगातार देखा गया है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से इस तरह की, चाहे उसे रणनीति के तौर पे अपनाएं या जो भी उनकी मजबूरी है जो मिल गई है, वो एक देखा गया कई पिछले 2-2.5 दशकों से हमने इस चीज़ को देखा है लगातार। सवाल यह है कि क्या व्यवधान हो रहा है तो सदन में काम नहीं हो रहा, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, मेरा अपना विचार है, क्योंकि देर रात तक बैठ के सदन कार्य करके जो प्राथमिकताएँ हैं सरकार की तरफ से, कई होते महत्वपूर्ण बिल है जो चाहती है सरकार, विपक्ष से बात करती है और कहती है भाई हमें निकलवाना ही है, तो उनको भी पता है देश हित में, राष्ट्र हित में जो पारित करने वो कराते हैं। लेकिन जहाँ कंटेंशियस बिल्स होते हैं जिसके ऊपर विपक्ष या अलग अलग पक्षों की राय होती है अलग, उसमें एका बना के चलना, वो सबसे पहले सत्ता पक्ष का ज़्यादा होता है और विपक्ष उसमें कितनी भागीदारी लेती है। और
उसमें होता है स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन, कि आप मेरी बात कहाँ तक रखेंगे। तो ये तरीका देखा गया हमने शुरू से। ठीक है संजय जी, हालांकि प्रसाद जी कह रहे हैं कि देखिए लोकसभा के कंपैरिजन में समय थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, लेकिन आज आपने भी सुना होगा कई जो सांसद थे, सदस्य थे, वो कह रहे थे कि देखिए टाइम फ्रेम हटा दिया जाए, 3 मिनट वाला टाइम फ्रेम हटा दिया जाए, टाइम को थोड़ा बड़ा किया जाए और विषय की गंभीरता के हिसाब से हमको टाइम दिया जाए। उनकी ये भी मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी जिसको उन्होंने सामने रखा कि वो ये भी कहते दिखाई दिए कि देखिए कभी कभी छोटी पार्टियों को उतना टाइम नहीं मिलता है और जो छोटी राज्य हैं उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्या ये टाइम बाउंड विषय की गंभीरता के हिसाब से होना चाहिए? देखिए, विषय के हिसाब से समय तो मिलता ही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है और उसमें ये निर्णय लिया जाता है। सभी पक्ष के लोग वहाँ होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं, बाकी सभी पक्ष के लोग होते हैं, तो समय वहाँ निर्धारित होता है। अब देखिए, कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर्ड काम करेंगे, हम ये डिबेट भी कर रहे हैं तो मतलब चाहे तो एंडलेसली बात कर सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन एक समय सीमा रहेगी तभी तो आप दूसरा काम कर पाएंगे। अच्छा, नेता लोग बुरा ना माने, उनको बोलने की आदत होती है, तो माइक और पब्लिक पोडियम और साथ में लाइव टेलीकास्ट, तो कोई भी चीज़ एंडलेस हो जा सकता है। एक समय सीमा में दूसरी चीज़ आती है कि समय फिर बढ़ भी जाता है। जब ज़रूरत होती है तो हाउस के कंसेंट से या अदरवाइज समय बढ़ भी जाता है। और कोई अच्छा बोल रहा होता है, जैसे प्रसाद जिक्र कर रहे थे शंकर राय चौधरी का, तो उनको अगर कहा कि आप बोलिए, या आप कई बार ऐसा देखेंगे जो किसी को अंत में घूम करके, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा वक्ता हो और उसकी पार्टी छोटी सी एक पार्टी का है, तो वो शायद 2 मिनट बोले, लेकिन कई बार लोगों के मानस में वो रह जाता है कि वो आदमी बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छा बोलता है। और ऐसा हमने कई लोगों के बारे में देखा है, दोनों ही सदनों में, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। तो आपको कोई ना कोई पैरामीटर तो ड्रॉ करने होंगे कि जिसके तहत आप कहेंगे कि कितनी देर बात करेंगे, क्वालिटी की बात कितनी देर करेंगे। अगर आप बहुत सारे लोगों का भाषण उठा के देख लीजिए, तो सूखे का हो, अकाल का हो, हवाई जहाज का हो, रोड का हो, एक ही भाषण है सब में। कुछ बहुत उच्च कोटि के भाषण होते हैं जो सही में बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, आपको मतलब सुनेंगे तो लोग कहते हैं कि क्या बात करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भी हो उस पे उस दल के नेता जो हैं वही बोलेंगे और एक सा बोलते हैं। खैर, मतलब उनकी पार्टी का वो चीज़ है। लेकिन जो स्ट्रेस है, जैसे मान लीजिए अभी जो व्यवधान ज़्यादा हो रहा था, उसका एक कारण ये था कि बीजेपी को राज्यसभा में माइनॉरिटी में थी और लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी। कांग्रेस की संख्या यहाँ पे ज़्यादा थी और वहाँ बहुत ही कम थी, लीडर ऑफ अपोजिशन उनको नहीं मिल पाया था। तो उसके कारण से एक जो ये है रेजिलियंस उनका, या उनके अंदर का जो रोष था, वो लोकसभा में प्रकट नहीं होता वो राज्यसभा में किसी तरह का वो एक, कई बार लगता था जैसे कोई ईगो इशू हो गया है। अभी मतलब जब ये नया लोकसभा संगठित हुई है और उसके साथ जब ये 250वां या पिछला सत्र हुआ, परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव है। जैसे 370 बीजेपी ने वहाँ पास करवा लिया, आरटीआई पास करवा लिया, आपका ट्रिपल तलाक पास करवा लिया, वो परिस्थितियाँ बदली हैं। उस समय में जब ये हो रहा है 250वें सत्र पे जो डिबेट, उसका एक सोबरिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इफेक्ट है कि दोनों ही पक्ष को ये रियलाइजेशन है कि उनकी संख्या कम हुई है। कुछ पार्टी जो थे वो एक तरफ थे, वो न्यूट्रल किसी इशू बेस्ड पोजीशन ले लिए हैं, और जो सत्ता पक्ष है उसको ये रियलाइजेशन है कि हमें साथ लेकर के चलना होगा, कि हम एकदम से मान लें कि ये हमारे विरोध पक्ष में है तो ये साथ नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ उस तरह से जो चीज़ें हैं समय के साथ उसमें भी परिवर्तन है। समय की जो बात कर रहे थे वो समय तो एक बाध्यता रहेगी। ठीक है आचार्य साहब, असल में आज जब चर्चा हो रही थी इस 250वें सत्र के दौरान जो चर्चा रखी गई थी, उसमें एक बात ये भी निकल के आई कि देखिए स्टैंडिंग कमेटी जैसी परंपराएं जो शुरू की गई वो बहुत बेनिफिशियरी रही, बहुत फायदा मिला। जो हाउस में समय नहीं मिल पाता वहां जाके समय मिल पाए। क्या इस तरह की कोशिशों को और नए रूप में, नए रंग में बढ़ावा देने की जरूरत भी दिखाई देती है क्या? ये आपने जो कहा है क्या प्राइवेट में इसके बारे में क्या स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी क्या यार, तो खैर स्टैंडिंग कमेटी की एक अलग भूमिका है। तो देखिए जो डिटेल डिस्कशन होता है वो तो स्टैंडिंग कमेटी में ही होता है। वैसे ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट फंक्शंस थ्रू द कमिटीज़, तो ये तो है ही। और कमिटीज़ में आप जानते हैं कि वहाँ पर वो पार्टीशन अप्रोच तो कम होता है, नॉर्मली दैट हैज़ बीन द ट्रेडिशन। लेकिन बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पर तो होता ही है, लोग अपनी पार्टी का पोजीशन लेते हैं।
लेकिन वरना अदरवाइज जनरली उसमें वो नॉन पार्टीशन अप्रोच होता है और सारा डिस्कशन वहीं पर होता है। और पार्लियामेंट हाउस दोनों में डिसरप्शन हो और लोग हाउस डिसरप्ट होते हैं फिर भी और अर्जेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कमेटियाँ बैठते हैं तो सारा काम कमेटी में होता रहता है, उसमें कोई मेरे ख्याल से कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता नहीं है। तो ये तो एक मानी हुई बात है कि कमेटीज़ में काम होता है रियली, लेकिन पार्लियामेंट में काम क्यों नहीं होता? पार्लियामेंट आखिर आफ्टर ऑल पार्लियामेंट इज़ पार्लियामेंट, तो उसमें तो काम होना चाहिए। ये नहीं है कि पार्लियामेंट में काम ना हो और कमेटी में हो, ये कोई सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन तो है नहीं। उसके लिए तो खैर लोग सारे इसके बारे में चिंतित दिखाई देते हैं, कहते हैं अक्सर कि पार्लियामेंट में डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से ये जो पार्लियामेंट शुरू हुआ है उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई डिसरप्शन ऐसा तो हुआ नहीं है, हमने देखा नहीं है। मे बी ओपोजिशन की संख्या लोकसभा में वैसे ज़्यादा नहीं है, ठीक। और राज्यसभा में जो सिचुएशन था, जैसे हमारे दोस्तों ने कहा है, राज्यसभा में जो सिचुएशन पहले था वो सिचुएशन अब बदलता जा रहा है। मतलब रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी थी नहीं और ऑपोजिशन में ज़्यादा लोग थे, तो उसमें तो प्रॉब्लम था रूलिंग पार्टी के लिए, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से उस स्थिति में सुधार हो ही रहा है, तो उसका भी असर होगा हाउस के जो कॉन्डक्ट। तो बड़ी तस्वीर को जब देखते हैं तो वो सुधार वहाँ महसूस होता है। हाँ, ठीक है प्रसाद सर, असल में जब अब भविष्य की बात करते हैं, राज्यसभा के भविष्य की बात करते हैं और जिस विषय की हम जो चर्चा हुई हाउस में उसकी बात करते हैं, तो वहाँ एक बात ये भी निकल के आई कि देखिए विशेष सत्र भी हो साल में एक बार, स्पेशल सेशन का भी प्रावधान हो। सर कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है कदम इस दिशा में? उसका फायदा ये है कि आप एक विशेष सब्जेक्ट पे आप विस्तार से बात करेंगे तो उसमें काफ़ी बारीकी में भी जाने को मिलेगा। वरना क्या होता है कि आपने एक चर्चा पकड़ी, 4 घंटे तय किया, 4 के 4.5 हो गए या 5 हो गए, आपको अगर आज सेशन ही उस पर बुलाएंगे तो उस पर ही सम्मिलित और उसी पे फोकस रहेगा, तो एक बड़ा उसका एडवांटेज भी रहता है। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि लंबा खिंचता लगे, लेकिन विस्तार से वो चीज़ विश्लेषण हो जाती है और उसके एक निष्कर्ष पहुंचने में सरकार को और सरकार की तरफ से संसद अपनी बात रखती है वहाँ पे। आज 3-4 और अलग अलग लोगों के वक्ताओं के जो सुझाव थे, एक सुझाव ये भी अच्छा सा जो था कि भाई सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे चेयरमैन साहब ने बात की, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स को अगर आप मौका दें बोलने का। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जो बाहर आचार्य साहब को तो पता ही है, बाहर के जो हमारे पश्चिमी डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ के संसद में रिसर्च के लिए अलग टीम होती है, सांसद के साथ वो अटैच किया जाता है। अच्छा, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अब सांसद हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन उनको विशेष पे बोलना पड़ता है, तो वो लोग इनको शोध करके बताते हैं कि जी इस मुद्दे में ये है, ये है, ये है, फलाना, मतलब स्टेटस बना के देते हैं। शायद दिल्ली असेंबली में भी शुरू किया ये वाला काम। और तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें बजट एलोकेशन ही होता है सरकार, मतलब फ्रॉम द हाउस। आपको स्टाफ, मैं अमेरिकी संसद में मैंने 1 साल काम किया एज अ फेलो, वहाँ पे सेनेट के पास 30-35 स्टाफ रखने का प्रावधान है। अच्छा, हाँ, और वो उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रखते हैं, तमाम सारी चीज़ें, शोध के लिए उनको बाकायदा होता है पूरा मौका। उसके अलावा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में ही इतना बड़ा शोध डिपार्टमेंट है कि उनके स्टेटस पेपर आप पढ़ेंगे, इतने उसमें भरता है इन्फॉर्मेशन। हमारे यहाँ धीमे धीमे शुरू हुआ है, शायद आचार्य सारे को होता है, जो लारिज हमने शुरू किया है। पहले तो मैंने कई बारी मेंबरान हमसे कंप्लेन करते थे, अरे मैंने आधा घंटा बोला, तुमने 2 लाइन में ख़त्म कर दिया उसका जिक्र। तो कहते थे आपने नई बात क्या बोली, आप वही बात बोल रहे हो जो पिछले 10 वक्ता बोल के हटे। तो आपने अपनी कोई नई चीज़ रखी है जो हमको लगे कि हाँ आपने कोई नई बात रखी है। तो बाद में मैंने इसमें एक बारी कोशिश की पता करने के लिए, तो उस जगह में जैसे मेंबरान ने, एक पार्टी ने कहा आप स्पीच में करें, तो वो आ जाते थे लाइब्रेरी के पास, तो उनको 5-6-10 अखबार के कतरन दे देते थे और वही कतरन सबके जा रहे हैं, तो वही उसी हमारा तो वही चीज़ होता था। तो अब जाके थोड़ा लारिज से फ़र्क पड़ा और कुछ सांसद जिनके पास खुद का है वो खुद शोध करवा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी एक्सपर्टीज के साथ अच्छी बात लोगों तक पहुंचे और कम से कम जो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा था हाउसेस को लेके वो ना हो। बहुत शुक्रिया सर, सभी इतना हमारे पास भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो
तो देश देशांतर में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा, आपके सुझाव और आपके तमाम रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। आप ये हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।